हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर में सबसे पहले आपको बताएंगे जहां खालिस्तान मुर्दाबाद, भारत माता की जय। जी हां, कनाडा में मंदिर के सामने हिंदुओं का जोरदार प्रदर्शन, खालिस्तानियों को दिया मुंह तोड़ जवाब। जी हां दोस्तों, तो वहीं दूसरी तरफ खालिस्तानियों ने दिखाया अपनी गिरी हुई हरकत। प्रकाश पर्व पर गुरुद्वारे पहुंचे भारतीय राजदूत के साथ खालिस्तान समर्थकों ने अमेरिका में की बदसलूकी। जी हां, फहरा दिया खालिस्तानी वाला झंडा। जी हां, साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां मुसलमान नीदरलैंड छोड़कर चले जाएं। जी हां, नुपुर शर्मा का समर्थन करने वाले इस्लाम विरोधी गिट विल्डर्स ने फिर एक नया बयान देकर के मचा दिया है बवाल। जी हां, साथ ही साथ आपको बताएंगे भारत को छोड़ मालदीव के राष्ट्रपति पहली विदेश यात्रा पर पहुंचे तुर्की। क्या कामयाब हुआ चीन का एंटी इंडिया एजेंडा, ये भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ बताएंगे भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा एक ड्रामा है, साधु संत है आतंकी। जी हां दोस्तों, स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये बयान देकर भारत में मचा दिया है तहलका। जी हां, एक से एक बड़ी खबर बताएंगे, बनेगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने भारत देश का दिल से समर्थन करते हैं, मानते हैं कि भारतीय सेना विश्व की नंबर 1 बेहतरीन सेना है, तो इस वीडियो का भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां कनाडा से बड़ी खबर, खालिस्तान मुर्दाबाद, भारत माता की जय। जी हां, कनाडा में मंदिर के सामने हिंदुओं का जोरदार प्रदर्शन, खालिस्तानियों को दिया मुंह तोड़ जवाब। बता दें, कनाडा में बौखलाए खालिस्तान समर्थक अब हिंदुओं को परेशान करने में जुटे हैं। कनाडा के सरे में लक्ष्मी नारायण मंदिर खालिस्तानियों और हिंदुओं के बीच तनाव का केंद्र बना हुआ है। कथित तौर पर यहां खालिस्तानी समर्थक हिंदू भक्तों को परेशान कर रहे हैं, जिसके बाद अब हिंदुओं ने शांतिपूर्ण तरीके से जवाबी प्रदर्शन शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंदुओं की ओर से जवाबी प्रदर्शन ने खालिस्तान समूहों को वहां से जाने पर मजबूर कर दिया, लेकिन मंदिर अधिकारी कथित तौर पर अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित हैं। सड़क के एक तरफ खालिस्तानी झंडा लेकर लोग खड़े थे, तो वहीं दूसरी ओर मंदिर के सामने लोग खड़े थे। हिंदू सिख एकता जिंदाबाद, भारत माता की जय और खालिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। इस दौरान पुलिस को भी बीच में खड़ा देखा जा सकता है। न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक लोगों ने कहा कि यह लगातार हो रहा है। खालिस्तान समर्थक आकर विरोध करते हैं, हमें उनकी वजह से अपनी जान का डर है। हमारी बारी बारी शिकायतों के बावजूद कनाडा की सरकार कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि ये तनाव निज्जर की मौत के बाद से और बढ़ गया है। निज्जर की मौत को लेकर भारत और कनाडा के बीच विवाद ज्यादा बढ़ गया है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने संसद में खड़े होकर कह दिया था कि इसमें भारत का ही हाथ है। जी हां, जिसके बाद से भारत समर्थित लोगों में भी ट्रूडो के प्रति गुस्सा भरा हुआ है दोस्तों, और खालिस्तानियों के प्रति तो पहले से ही गुस्सा भरा ही हुआ है। अब ऐसे में जिस प्रकार से कनाडा में भारतीयों ने दोस्तों, या जो भारत प्रेमी है, उन्होंने जिस प्रकार से खालिस्तानियों का करारा जवाब दिया है, खालिस्तानी मुर्दाबाद कह के, इस पर आपकी क्या राय होगी? और आप भी भारत माता की जय कमेंट में अवश्य लिखिएगा। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि अमेरिका से भी खालिस्तानी आतंकवादियों से जुड़ी खबर आ रही है, जहां प्रकाश पर्व पर गुरुद्वारे पहुंचे भारतीय राजदूत के साथ खालिस्तान समर्थकों ने बदसलूकी की, फहराया खालिस्तानी झंडा। बता दें, अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित गुरुद्वारे में प्रकाश पर्व धूमधाम से मनाया गया। भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने गुरुद्वारा पहुंचकर माथा टेका, लेकिन इस दौरान खालिस्तान समर्थक अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। कार्यक्रम में भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू को खालिस्तानी समर्थकों ने घेरा और धक्का मुक्की की। बता दें कि संधू प्रकाश पर्व पर प्रार्थना सभा में शामिल होने के लिए गुरुद्वारे पहुंचे थे। खालिस्तानी समर्थकों के साथ कहा सुनी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें संधू को खालिस्तानी समर्थकों के साथ भिड़ते हुए देखा जा सकता है। बता दें कि कनाडा में खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या के बाद से ही खालिस्तानी समर्थक आक्रामक दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में भारतीय राजदूत को वाहन में परिसर से बाहर निकलते हुए देखा जा सकता है, जबकि खालिस्तानी समर्थकों में से एक व्यक्ति ने गुरुद्वारे के बाहर खालिस्तानी झंडा लहराया। जी हाँ, ऐसे में आपको यह भी बता दें कि खालिस्तानियों की इस हरकत के बाद अमेरिका में सिखों ने खालिस्तानियों को दिखाई उसकी औकात। भारतीय राजदूत से धक्का मुक्की करने वालों के खिलाफ खड़े होकर बने ढाल। जी हां दोस्तों, जब तरनजीत सिंह ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया, तो खालिस्तानी समर्थक उन्हें चोट पहुंचाने के नियत से बेहद नजदीक पहुंच गए और हाथापाई की कोशिश की। भारतीय राजनयिक को मुश्किल में देख वहां गुरुद्वारे में मौजूद सिख समुदाय के लोग बीच में आ गए। सिख समुदाय के लोगों ने खालिस्तानी समर्थकों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और राजनयिक तरनजीत सिंह को सुरक्षित खालिस्तानियों की भीड़ में से निकाला गया। इस घटना से जुड़ा वीडियो वायरल हो रहा है दोस्तों, आप भी जाकर देख सकते हैं हमारे ट्विटर अकाउंट पर। बहरहाल, अगर खालिस्तानी आतंकी हैं, तो भारत प्रेमी इतने हैं कि इन आतंकियों की कहीं भी बैंड बजा सकते हैं। अगर आप भी मानते हैं तो कमेंट में मेरा भारत महान जरूर कहिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पर मुसलमान नीदरलैंड छोड़कर चले जाएं। जी हां, नुपुर शर्मा का समर्थन करने वाले इस्लाम विरोधी गिट विल्डर्स के नए बयान ने मचा दिया बवाल। जी हां, नीदरलैंड में अगले प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में सबसे आगे चल रहे गिट
विल्डर्स ने कुरान में ज्यादा विश्वास रखने वाले मुसलमानों को देश छोड़ने के लिए कहा है। फ्रीडम पार्टी यानी पीवीवी के नेता गिर्ट ने कहा कि वो मुसलमान किसी इस्लामिक देश में जाकर रह सकते हैं जिनका भरोसा कुरान पर है। गिर्ट ने अपने बयान में कहा कि ऐसे मुसलमान नीदरलैंड छोड़कर चले जाएं जो धर्मनिरपेक्ष कानूनों से ज्यादा कुरान को महत्व देते हैं और कुरान के कानून को देश से ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। उनके लिए किसी इस्लामिक देश में जाकर रहना ठीक होगा। नीदरलैंड में उनके लिए कोई जगह नहीं है। जी हाँ, गिर्ट ने अपने बयान में कहा कि मेरा नीदरलैंड में रहने वाले सभी मुसलमानों के लिए साफ संदेश है कि अगर आप हमारे देश के संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों को नहीं मानते हैं तो आपके लिए यहाँ जगह नहीं है। ऐसे बहुत हैं जो देश से ज्यादा कुरान को मानते हैं। प्रोफेसर कुंपन्स की रिपोर्ट कहती है कि 7 लाख मुसलमान ऐसे हैं। मैं इन सभी को गेट आउट कहना चाहता हूँ। जाइए और जाकर इस्लामिक देश में रहिए क्योंकि वो आपका कानून है, ये आपका देश नहीं। ऐसे मतलब दोस्तों खुले में उन्होंने ये बयान देकर के पूरे नीदरलैंड कह लें या मुस्लिम देशों में तहलका मचा दिया है। साथ ही साथ उन्होंने कॉन्फिडेंस के साथ कहा है कि मैं ही नीदरलैंड का प्रधानमंत्री बनूंगा। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में क्या आप भी चाहते हैं कि नीदरलैंड के प्रधानमंत्री गिर्ट विल्डर्स को ही बनना चाहिए? हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। एक और खबर की बात करें जहां भारत को छोड़ मालदीव के राष्ट्रपति पहली विदेश यात्रा पर पहुंचे तुर्की। क्या कामयाब हुआ चीन का एंटी इंडिया एजेंडा? बता दें, राष्ट्रपति बनने के साथ ही चीन परस्त नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू ने एंटी इंडिया कदम उठाने शुरू कर दिए हैं और अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए भारत की जगह चीन को चुना है। जबकि अभी तक होता ये आया है कि भारत को तमाम पड़ोसी देशों में यानी पाकिस्तान को छोड़कर चुनाव के बाद चुने गए प्रधानमंत्री अपनी पहली विदेश यात्रा नई दिल्ली की करते हैं जो उनके इंडिया फर्स्ट नीति का हिस्सा है। मालदीव के पहले के राष्ट्रपतियों ने भी अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए नई दिल्ली को ही चुना था, लेकिन मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू रविवार को भारत की पहली यात्रा के बजाय अपनी पहली आधिकारिक यात्रा के लिए तुर्की को चुना है जिसके भारत के साथ अच्छे संबंध नहीं रहे हैं। तुर्की पाकिस्तान का करीबी है और माना जा रहा है कि मोहम्मद मुइजू की तुर्की यात्रा इस बात पर मुहर है कि मोहम्मद मुइजू का शासन काल हिंद महासागर में भारत के लिए मुश्किलें भरे होने वाले हैं। मोहम्मद मुइजू राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने से पहले तुर्की की यात्रा करते हैं जिसका प्राथमिक उद्देश्य भारत पर डिपेंडेंसी कम करने के लिए वित्त पोषण के वैकल्पिक स्रोतों का पता लगाना रहा है। इस महीने की शुरुआत में उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात का दौरा किया था और माले हवाई अड्डा परियोजना के लिए अबू धाबी फंड से 80 मिलियन अरब डॉलर का आश्वासन लेकर आए थे। जी हाँ दोस्तों, वैसे में उनके इस यात्रा से तो यही कयास लगाए जा रहे कि कहीं ना कहीं चीन का एंटी इंडिया एजेंडा धीरे धीरे कामयाब हो रहा है। लेकिन भारत, ये देश नया भारत बन चुका है जो चीन के मंसूबों को कभी पूरा नहीं होने देगा। ऐसे में दोस्तों मोदी है तो हर चीज मुमकिन है कहना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करते हैं जहां चीन के खिलाफ क्या तैयारी कर रहा अपना भारत। सीडीएस ने दी बहुत बड़ी जानकारी। लद्दाख के जोजिला दर्रे पर तैनात हुई फोर्ज थंडर स्टॉर्म तोप। जी हाँ, भारतीय सेना ने लद्दाख के जोजिला दर्रे के निकट अपनी दमदार तोप बोले तो फोर्ज थंडर स्टॉर्म को तैनात किया है। यह तोप 11,500 फीट की ऊंचाई पर कड़ाके की ठंड में तैनात की गई है। सेना की उत्तरी कमान की तोपखाना रेजिमेंट ने लद्दाख की इन पहाड़ियों में अभ्यास किया है। जानकारी के मुताबिक सेना की तैयारियों के तहत 15 मीडियम रेजिमेंट बटालिक बॉम्बर्स ने यहाँ बर्फ से ढकी पहाड़ियों वाली घाटी में अपने एक्शन स्टेशन तैयार किए हैं। सेना की इस ड्रिल का उद्देश्य स्वयं के कौशल को और बेहतर करना है। इसके साथ ही सेना ने अपने इस कदम से जोजिला की कड़कड़ाती ठंड में अग्नि शक्ति का परिचय कराया है। यहाँ भारतीय तोपखाने की तोपों के गोलों से घाटी में गगनभेदी आवाज गूंजी। ये महत्वपूर्ण अभ्यास ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी की अगुवाई में आयोजित किया गया। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर आपको बता दें जहां यमन के हुती विद्रोहियों ने अमेरिकी जंगी जहाज पर किया मिसाइली हमला। अमेरिकी आर्मी का सबसे बड़ा दावा बता दें, अमेरिकी सेना ने दावा किया है कि उसके जंगी जहाज यूएसएस मेसन पर रविवार की रात हुती विद्रोहियों के नियंत्रण वाले यमन के इलाके से बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया। जंगी जहाज पर 2 बार मिसाइल हमला हुआ। हालांकि इस हमले में कोई नुकसान नहीं हुआ है। अमेरिका सेना ने बताया कि दोनों मिसाइलें अदन की खाड़ी में जहाज से 11 मील दूर गिरी। यूएसएस मेसन आइजन हावर कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का हिस्सा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एमवी सेंट्रल पार्क नामक एक व्यापारिक जहाज को अगवा करने की कोशिश हुई थी। इसकी सूचना मिलने पर यूएसएस मेसन सेंट्रल पार्क जहाज की रक्षा के लिए पहुंचा था। यूएसएस मेसन को देखकर व्यापारिक जहाज का अपहरण करने वाले समुद्री लुटेरे वहां से भागने लगे, लेकिन यूएसएस मेसन ने उन्हें पकड़ लिया। एक और खबर की बात करें जहां जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ खत्म नहीं हुई लड़ाई। क्या बोले डीजीपी आर स्वैन, बता दें जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक आर स्वैन ने केंद्र शासित प्रदेश में आतंकवाद की मौजूदा स्थिति को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सोमवार को कहा कि घाटी में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। डीजीपी ने यह
साफ कर दिया कि सुरक्षा बलों को भले ही नुकसान पहुंच रहा हो लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बल इस क्षति को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के टॉप पुलिस ऑफिसर ने कहा कि अगर आगे बढ़ने की इस चुनौती में हमें नुकसान उठाना पड़े तब भी हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा यह लड़ाई अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। लड़ाई तभी खत्म होगी जब अन्य पक्ष ये स्वीकार कर लें कि इसमें कोई लाभ नहीं है। यह कदम उन्हें सिवाय खून खराबे के कहीं और नहीं ले जाएगा। जहां तक हमारी लड़ाई का संबंध है तो ये हकीकत है कि क्षति होती है लेकिन इस नुकसान को झेलते हुए हमें आगे बढ़ना होता है। दोस्तों और खबर की बात करें जहां पर ब्रिक्स में शामिल होने का पाकिस्तान का सपना तोड़ेगा भारत या फिर देगा साथ, फंस गया पेच। दरअसल पाकिस्तान की ओर से ब्रिक्स देशों के समूह में शामिल होने के लिए आधिकारिक तौर पर आवेदन किया गया है। पाकिस्तान की नजर 2024 में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में सदस्यता हासिल करने पर है। रशिया के कजान शहर में 2024 के अक्टूबर महीने में अगला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। पाकिस्तान का आवेदन और समर्थन मुख्य रूप से रशिया और चीन के समर्थन पर निर्भर है। हालांकि भारत का पाकिस्तान के आवेदन पर क्या रुख रहता है ये बहुत अहम है। भारत अगर साथ नहीं देता है तो पाकिस्तान की सारी उम्मीदें बेकार जा सकती हैं। पाकिस्तान के आवेदन को चीन और रशिया से अस्थायी समर्थन मिला है। भारत भी ब्रिक्स का अहम सदस्य है लेकिन भारत की स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। ब्रिक्स में इस समय भारत, रशिया और चीन के अलावा ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका मेंबर हैं। इसी साल सऊदी अरबिया, ईरान, इथियोपिया, मिस्र, अर्जेंटीना और संयुक्त अरब अमीरात सहित 6 नए सदस्यों के साथ इसके विस्तार करने की तैयारी है। जी हाँ, भारत ने ब्रिक्स ग्रुप के विस्तार के लिए समर्थन व्यक्त किया है। भारत ग्रुप को बढ़ाने के पक्ष में है लेकिन उसने पाकिस्तान के ब्रिक्स में आने प्रयास पर टिप्पणी नहीं की है। भारत के स्पष्ट रुख के अभाव ने पाकिस्तान की संभावित सदस्यता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। खास तौर से दोनों देशों के जटिल रिश्तों को देखते हुए यह साफ नहीं है कि भारत की क्या स्थिति रहने वाली है। रशिया में पाकिस्तान के नवनियुक्त राजदूत मोहम्मद खालिद जमाली ने कहा है कि पाकिस्तान ब्रिक्स का हिस्सा बनने का इच्छुक है। उन्होंने कहा है कि हम सामान्य रूप से पाकिस्तान की सदस्यता और विशेष रूप से रूसी संघ को समर्थन देने के लिए सदस्य देशों से संपर्क कर रहे हैं। चलते हैं और खबर की तरफ, लेकिन इससे पहले दोस्तों आप इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। क्या ब्रिक्स में जिस प्रकार से पाकिस्तान शामिल होना चाह रहा है क्या भारत को इस मुद्दे पर हाँ कहना चाहिए यानी पाकिस्तान को शामिल होने देना चाहिए या कतई भी नहीं, बिल्कुल नहीं? क्या कहते हैं दोस्तों आप लोग इसका जवाब जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ नीचे वीडियो लाइक का बटन है, लाइक दबा दीजिएगा। अगली खबर की बात करें जहां भारत ही नहीं इस महाशक्ति ने भी कनाडा पर कसा शिकंजा। खालिस्तान के हमदर्द ट्रूडो को पड़ चुकी है डांट। दरअसल साल 1920 में कनाडा के एक नेता राउल दांदू रंड ने कहा था कि उनका देश एक फायर प्रूफ हाउस है। राउल का ये कहने का मकसद ये था कि कनाडा 3 तरफ से महासागरों से घिरा हुआ है और दक्षिण में अमेरिका है जो उसका दोस्त है। कनाडा का ये सुरक्षित वातावरण उसकी पहचान बनी लेकिन अब सुरक्षा बदलते भू राजनीतिक हालात में तेजी से गायब होती जा रही है। कनाडा अब भारत और चीन के साथ भिड़ गया है और ये दोनों ही सबसे बड़ी आबादी वाले उभरते ताकतवर देश उसे दबोचे हुए हैं। भारत के साथ जहां खालिस्तानी आतंकियों को लेकर मुद्दा काफी गर्म है वहीं चीन भी पीएम जस्टिन ट्रूडो के लिए बड़ा सरदर्द बन गया है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा ने आरोप लगाया कि चीन उसके घरेलू राजनीति में हस्तक्षेप कर रहा है। यही नहीं, हाल ही में चीनी सेना ने दक्षिण चीन सागर में उसके विमान के बहुत करीब अपने फाइटर जेट को उड़ाकर डरा दिया था। यही नहीं, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग तो जस्टिन ट्रूडो को बाली में हुए G20 शिखर सम्मेलन के दौरान डांट लगा चुके हैं। जी हाँ, और ये घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया था। दोस्तों अगली खबर की बात करें जहां पर थर थर कांपेंगे देश के दुश्मन, इगला की हाईटेक मिसाइल जल्द भारत में बनेगा दुनिया का चौथा राष्ट्र। बता दे भारत जल्द ही दुनिया का चौथा ऐसा देश बन सकता है जिसके पास कंधे पर रखकर जमीन से मार करने वाली ऐसी मिसाइल होगी जिसका निशाना कभी नहीं चूकेगा। असल में अमेरिका की स्टिंगर और रशिया की इगला के अलावा केवल फ्रांस की मिसाइल को ही इतनी आधुनिक मिसाइल माना जाता है जिससे कोई सैनिक जमीन से ही फाइटर जेट से लेकर हेलीकॉप्टर तक को आसानी से गिरा सकेगा। रशिया की मिसाइल इगला का भारत में उत्पादन शुरू हो चुका है लेकिन यह केवल पहला कदम है। दोनों देशों के रक्षा उत्पादन से जुड़े महत्वपूर्ण सूत्र के मुताबिक इगला का भारत में उत्पादन इस अचूक हथियार के स्वदेशी संस्करण का पहला कदम होगा। दरअसल भारतीय सेनाएं 1990 के दशक से ही इगला के पुराने संस्करण का प्रयोग करती रही हैं। इगला भारतीय वायुसेना के अलावा सेना का पास भी है और बहुत पास आ चुके दुश्मन के एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर के लिए बहुत कारगर सुरक्षा देती रही है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इंडियन आर्मी को ऑल द बेस्ट आप लोग जरूर कहिएगा। एक और खबर की बात करें जहां यहूदी विरोधी बयान पर भड़के ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जी, कहा मस्क हो या फिर कोई और हो, जो गलत है वो गलत है। दरअसल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने बिजनेस टाइकून एलोन मस्क के यहूदी विरोध की निंदा की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि यहूदी विरोध
हर तरीके से गलत है। गौरतलब है कि हाल ही में मस्क ने यहूदी विरोध भावना को बढ़ावा दिया था, जिसके बाद से उनकी जमकर आलोचना हो रही है। यूके के पीएम सुनक ने रविवार को ब्लूमबर्ग टीवी साक्षात्कार में कहा कि निश्चित रूप से मैं यहूदी विरोधी भावना से घृणा करता हूं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एलोन मस्क हैं या फिर कोई सड़क पर किसी को गाली गलौज करने वाले व्यक्ति। यहूदी विरोधी भावना पूरी तरह से गलत है। एक और खबर की बात करें, जहां पर पाकिस्तान में तोड़ा गया हिंगलाज माता का मंदिर यूनेस्को की लिस्ट में शामिल। नाराज हिंदू समुदाय ने नारे लगाए। जी हां, पाकिस्तान में हिंदुओं की स्थिति कैसी है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ सिंध के हिंगलाज माता मंदिर को तोड़ा गया है। कोर्ट के आदेश के बाद हिंदू मंदिर तोड़े जाने की कार्रवाई की गई। इस दौरान वहां मौजूद हिंदू समुदाय ने नारे लगाए और मंदिर तोड़े जाने का तीव्र विरोध किया। पाकिस्तान में गैर मुस्लिमों के साथ ऐसे अभियान पहले भी होते रहे हैं, तो वहीं हिंदू और सिख समुदाय के धार्मिक स्थलों पर हमलों की घटनाओं पर पाकिस्तान की सरकार द्वारा कोई ठोस निर्णय नहीं लिए जाते। सरकार मूक दर्शक बनी रहती है। इससे हिंदुओं के साथ ही सिख धर्म के लोगों की भावनाएं भी आहत होती हैं। ताजा मामले में पाकिस्तान में एक बार फिर मानवाधिकार उल्लंघन का मामला देखने को मिला है। पाकिस्तान में अधिकारियों ने कथित तौर पर एक हिंदू मंदिर को निशाना बनाया। इसके तहत सिंध प्रांत के हिंगलाज माता मंदिर को कोर्ट के आदेश के बाद तोड़ने की कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि यह हिंदू बहुल इलाका है। यहाँ बड़ी संख्या में हिंदू समुदाय के लोग रहते हैं। हिंदू बहुल मीठी शहर को देखने के लिए पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, जिसके बाद दोस्तों हिंदुओं में आक्रोश देखने को मिल रही है और वो लोग खौफ के माहौल में जीते दिखाई दे रहे हैं। और वो करे भी तो करें क्या, अल्पसंख्यक जो है और पाकिस्तान जैसा देश जो है जिसने कभी हिंदुओं की सुनी नहीं। बहरहाल दोस्तों, इस पर आपकी जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। अगली खबर की बात करें, जहां 5 की आंच से सुलग रहा पाकिस्तान, बलूच संगठनों की एकता से संकट में क्यों है चीनी नागरिकों की जान, बता दे पड़ोसी देश। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में कई आतंकी संगठनों ने हाथ मिला लिए हैं और कई अलगाववादी संगठनों का विलय हो रहा है। इससे चीनी नागरिकों को वहां खतरा पैदा हो गया है। ये चीनी नागरिक वहां चीन की आर्थिक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे से जुड़े हुए हैं और आधारभूत संरचनाओं के विकास में जुटे हैं। लेकिन हाल के कुछ महीनों और वर्षों में इन चीनी नागरिकों की सुरक्षा को तहरीक तालिबान पाकिस्तान और बलूच अलगाववादी संगठनों से खतरा पैदा हुआ है। पिछले हफ्ते एक उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक के बाद पाकिस्तान का गृह मंत्रालय ने कहा है कि सीपीईसी से जुड़ी परियोजनाओं के अलावा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजनाओं में कार्यरत चीनी विशेषज्ञों, श्रमिकों और निवेशकों की सुरक्षा भी एक समान कठोर मानकों के अधीन होगी। दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां थाईलैंड श्रीलंका के बाद अब मलेशिया ने भारतीयों को दी वीजा की फ्री एंट्री। आखिर क्यों लट्टू हो रही भारत पर दुनिया, बता दे। क्रिसमस और नए साल पर विदेश जाने की तमन्ना रखते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने 1 दिसंबर से भारतीय एवं चीनी नागरिकों को 30 दिन का वीजा मुक्त प्रवेश दिए जाने की घोषणा की है। थाईलैंड और श्रीलंका ने भी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हालिया सप्ताह में इसी प्रकार की घोषणाएं की थी। इब्राहिम ने कहा कि वर्तमान में खाड़ी देशों और तुर्की एवं जॉर्डन सहित अन्य पश्चिमी एशियाई देशों को यह सुविधा प्राप्त है तथा अब ये भारत और चीन को भी दी जाएगी। मलेशिया की आधिकारिक समाचार एजेंसी बरनामा के अनुसार इब्राहिम ने साथ ही कहा कि वीजा छूट के दौरान कड़ी सुरक्षा की जांच की जाएगी। इब्राहिम देश के वित्त मंत्री थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि मलेशिया आने वाले सभी पर्यटकों और आगंतुकों की प्रारंभिक जांच की जाएगी। सुरक्षा एक अलग मामला है। यदि किसी व्यक्ति का आपराधिक रिकॉर्ड है या किसी से आतंकवाद का खतरा है तो उसे प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। एक और खबर की बात करें, जहां 30 मीटर वर्टिकल ड्रिलिंग के बाद और कितना इंतजार, उत्तरकाशी सुरंग को खोद कब निकलेंगे 41 बाहर। जी हां, उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों के लिए चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में सोमवार को वर्टिकल ड्रिल के दौरान भी बाधा खड़ी हो गई है। लगभग 30 मीटर ड्रिल होने के बाद पाइप के सामने कठोर चट्टान सामने आ गई है, जिससे कार्य प्रभावित हो रहा है। वहीं ऑगर मशीन का हेड अभी मलबे से नहीं निकल पाया है। प्लाज्मा कटर से कटिंग के बाद ही मैनुअल ऑपरेशन शुरू हो पाएगा। रेस्क्यू ऑपरेशन टीम ने रविवार को टनल के 2 तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से शुरू किया था। टनल के ठीक ऊपर से रविवार को ड्रिल कर 19.2 मीटर लंबा व 1 मीटर चौड़ा पाइप डाल दिया था। सोमवार दोपहर तक 30 मीटर पाइप जाने के बाद कठोर चट्टान आने से काम फिलहाल थम गया है। इसके बाद ही इसके साथ साथ पानी का रिसाव होने से भी नई बाधाएं खड़ी हो गई हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के अपर सचिव व NHIDCL के निदेशक महमूद अहमद ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बताया कि वर्टिकल टनल लगभग 86 मीटर की जानी है, लेकिन 30 मीटर पाइप उन्होंने डाला, जिसके बाद कठोर पत्थर आ गए, जिसके बाद काम रुक गया। अब ऐसे में कयास लगाए जा रहे कि आगे क्या स्टेप फॉलो किए जाएंगे। आपको ये भी बता दें कि 360 घंटे से टनल में फंसे मजदूरों से प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव ने की बात, कहा आप जरूर बाहर निकलेंगे। जी हाँ, पीएम मोदी के प्रमुख सचिव PK मिश्रा ने कल टनल में फंसे मजदूरों से बातचीत की। PK मिश्रा ने मजदूरों से कहा कि घबराने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग लगातार प्रयास कर
कर रहे हैं, आप जरूर बाहर निकलेंगे। दोस्तों एक और खबर की बात करें, जहां भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा एक ड्रामा है, साधु संत है आतंकी। जी हाँ, जाहिर तौर पर यह सुनते ही आपके मन में भी क्रोध पैदा हो गया होगा। जी हाँ, यह बयान है किसी और का नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी का, जिन्होंने फिर दे दिया विवादित बयान। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में नहर कॉलोनी में राष्ट्रीय संविधान जागरूक समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने विवादित बयान दे दिया। इस दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य ने राम मंदिर का निर्माण और भगवान राम जी की प्राण प्रतिष्ठा पर केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारों को घेरा। मौर्य ने कहा कि भगवान राम हजारों साल से पूजनीय है और उनकी प्राण प्रतिष्ठा एक ड्रामा है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने उन साधु संतों को भी निशाना बनाया जिन्होंने उनका सिर कलम करने की बात कही थी। पिछले साल हुए यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा छोड़कर सपा में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने बताया कि ये सब साधु संत के भेष में आतंकी हैं। इतना ही नहीं, मौर्य ने जेल में हनुमान चालीसा का पाठ कराए जाने के कारागार मंत्री के बयान का भी पुरजोर तरीके से विरोध किया। उन्होंने कहा कि किसी भी सरकारी संस्थान में धर्म विशेष का कोई कार्यक्रम होना सांप्रदायिक हिंसा है। अब ऐसे में दोस्तों आप लोग क्या जवाब देना चाहेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य को, जिन्होंने प्रभु श्री राम जी को लेकर ऐसी बातें कही हैं और साधु संत को आतंकी बताया है? इस पर आपकी राय तो बनती ही है। अगली खबर आपको बता दें, जहां कांग्रेस और केसीआर पर बरसे पीएम मोदी जी, कहा ये दोनों पापी हैं, तेलंगाना राज्य को बर्बाद कर रहे हैं। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तेलंगाना दौरे का सोमवार 27 नवंबर को तीसरा और आखिरी दिन था। विधानसभा चुनाव को लेकर पीएम ने महबूबाबाद में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पर बरसते हुए कहा कि ये दोनों पापी हैं, यानी सिनर्स हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस और केसीआर दोनों पापी हैं, वे दोनों तेलंगाना राज्य को बर्बाद कर रहे हैं। तेलंगाना के लोग एक बीमारी को हटाकर दूसरी बीमारी को प्रवेश की अनुमति नहीं दे सकते। उन्होंने आगे कहा कि केसीआर को भाजपा की बढ़ती हुई ताकत का एहसास पहले से ही हो गया था, इसीलिए लंबे समय से केसीआर इस कोशिश में थे कि किसी तरह बीजेपी से दोस्ती कर ली जाए। जब वे एक बार दिल्ली आए थे तो मुझसे मिलकर भी केसीआर ने यही कहा था, लेकिन बीजेपी तेलंगाना के लोगों की इच्छा के खिलाफ कोई भी काम नहीं कर सकती। जी हाँ, साथ ही साथ दोस्तों एक और खबर आपको बता दें, जहां उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बड़ा बयान, कहा महात्मा गांधी थे महापुरुष, पीएम मोदी है युग पुरुष। दरअसल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोमवार यानी 27 नवंबर को महात्मा गांधी को पिछली सदी का महापुरुष बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस सदी का युग पुरुष करार दिया। जैन विचारक और दार्शनिक श्रीमद राजचंद्र जी की जयंती समारोह में धनखड़ ने कहा कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह और अहिंसा के माध्यम से हमें अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराया। भारत के सफल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमें उस रास्ते पर ले गए जहां हम हमेशा जाना चाहते थे। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं, महात्मा गांधी पिछली सदी के महापुरुष थे, नरेंद्र मोदी जी इस सदी के युग पुरुष हैं। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल कमेंट में आप लोग लॉन्ग लिव मोदी जी कहना मत भूलिएगा। बहरहाल ये थे सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।